नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज मैं आ गया हूँ ऑफ़िस से। आज हमने ऑफ़िस में बहुत सारे गेम्स खेले हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेशन था, डांस हुआ है, फिर लंच करके मैं घर आ गया। और अब मैं आप लोगों को सैलरी सेकंड पढ़ाऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा लेसन नंबर 6 यूनिट 2 इनकम टैक्स का। तो चलिए समझते हैं इसको अच्छे से, ठीक है? सैलरी 2 चैप्टर में क्या है? मेन है परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स क्या है? सैलरी के बदले कोई बेनिफिट दिया जा रहा है ना किसी एम्प्लॉय को, तो उसे कहते हैं परक्यूजिट्स। जैसे कि आप एक अच्छी पोजीशन में जब काम करेंगे तो कंपनी ये कह रही है यार ऐसा करते तुम्हें ना 10 लाख की कार दे देते हैं और तुम्हारा जो सैलरी पैकेज है मान लेते हैं कि अगर 50 लाख का पैकेज है तो 10 लाख तो उसमें से माइनस कर दे, क्योंकि 10 लाख की तुझे कार भी तो दे रहे हैं, 15 लाख की कार भी तो दे रहे हैं। तो ये कार क्या, 15 लाख की कार उसकी सैलरी का पार्ट माना जाएगा? बट सैलरी तो है नहीं ये। तो परक्यूजिट मीन्स एनी बेनिफिट इन लीव ऑफ सैलरी। सैलरी के बदले मिलने वाली जो भी बेनिफिट्स हैं उसको हम परक्यूजिट बोलते हैं। अब इन शॉर्ट परक्यूजिट्स को हम गिफ्ट भी बोल सकते हैं। एम्प्लॉय को कोई भी गिफ्ट दिया जा रहा है, परक्यूजिट्स बोल देंगे उसको, और उन सब को ट्रीट कर देंगे टैक्स के लिए कि भाई ये तुम्हारी सैलरी है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? दिस चैप्टर ऑफ सैलरीज डिस्कसेस द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अलाउंसेस। जितने भी टाइप के अलाउंसेस आपको दिए जा रहे हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और अलग अलग टाइप के अलाउंस, मेडिकल अलाउंस। जैसे मैंने अपनी सैलरी में देखा है कि करीब 3-4 टाइप के अलाउंसेस हैं बेसिक सैलरी के बाद। तो उस टाइप की जो है ना अलाउंसेज है वो सब माना जाएगा। फिर उसके बाद सम परक्यूजिट्स रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर। कई बार गाड़ी के साथ ड्राइवर भी देते हैं, तो ड्राइवर की भी सैलरी कंपनी बियर कर रही है। तो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? तो सारा का सारा जो खेल है ना यहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के रिलेशन को लेकर है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अब चलते हैं अलाउंसेस। अलाउंसेस नाम है बस, पेमेंट करने का अलग अलग नाम। ट्रैवल के लिए ट्रैवल अलाउंस दे दिया, रहने के लिए हाउस रेंट अलाउंस दे दिया, मेडिकल के लिए मेडिकल अलाउंस दे दिया। अगर किसी की सैलरी 1 लाख है तो उसका आप देखोगे बेसिक है 55,000 60,000, उसके बाद 15,000 दे रहे हैं, 20,000 दे रहे हैं हाउस रेंट अलाउंस, 20,000 दे रहे हैं स्पेशल अलाउंस, 20,000 दे रहे हैं कार, जो बहुत सारी चीज़ें। अलाउंसेज आर फिक्स्ड मॉनेटरी अमाउंट। अलाउंसेज फिक्स्ड मॉनेटरी अमाउंट है, पैसा है, पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय फॉर मीटिंग सम पर्टिकुलर एक्सपेंसेस। कुछ उसके खर्चे को कवर करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। मैं बोलता हूँ सर मैं जो जहाँ रहता हूँ उसका रेंट 20,000 है। अच्छा, रेंट पे? ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस तुम्हें दे देंगे हम 20,000 रुपए। तो तुम्हारी सैलरी का पार्ट है ये। दीज आर जनरली फुली टैक्सेबल। ऐसे जो पैसे मिल रहे हैं वो सारे के सारे टैक्सेबल हैं एंड दस इंक्लूडेड टू कंप्यूट ग्रॉस सैलरी। तो इसलिए ग्रॉस सैलरी जब हम कंप्यूट करेंगे तो उसमें इसको इंक्लूड कर लेंगे, अनलेस स्पेसिफिक एग्जम्पशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर अलाउंस व्हिच इज रिसीव्ड। तब तक जब तक कि कोई स्पेशल एग्जम्पशन ना हो। और सारी एग्जम्पशन किसमें? सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 में जब तक उस चीज के लिए कोई स्पेशल एग्जम्पशन नहीं है तब तक आप उसको कंसिडर करोगे एज ए सैलरी। अगर स्पेशली एग्जम्पशन है, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस में एग्जम्पशन है, ट्रैवलिंग अलाउंस में एग्जम्पशन है, तो ऐसे केसेस में हम मान के चलेंगे जब तक कोई स्पेशल एग्जम्पशन नहीं है, जब तक स्पेशल छूट नहीं है, एग्जम्पशन बेसिकली छूट है, जब तक कोई छूट नहीं है तब तक उसको हम इनकम में कंप्यूट कर देंगे। और इनकम में कंप्यूट करने का मतलब क्या है? उसको टैक्स देना होगा। ठीक है, वही सारी चीज़। तो दिमाग में बस इतना याद रखो, सारे के सारे अलाउंसेस पूरे के तरीके से टैक्सेबल है। अगर कोई एग्जम्पशन है तो एग्जम्पशन देख लेंगे, एग्जम्पशन है तो नहीं लेंगे, नहीं तो फिर सारा टैक्स कर देंगे। अलाउंसेस आर डिवाइडेड अंडर 3 कैटेगरीज। 3 टाइप के अलाउंसेस हैं। पहला, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, कोई भी छूट नहीं है, कोई भी एग्जम्पशन नहीं है। जितने भी अलाउंसेस मिल रहे हैं आपको 3 टाइप के अलाउंसेस मिलेंगे। पहला तो पूरे तरीके से टैक्सेबल है। दूसरा, फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस, दूसरे टाइप के अलाउंसेस पूरे तरीके से एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं है उस पर। और पार्शियली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस, तीसरा क्या है? पार्शियली एग्जेम्प्ट है। यहाँ पे आपको मेहनत करनी है क्योंकि यहाँ पे याद करना पड़ेगा कितना पार्शियली एग्जेम्प्ट कर दिया यार। या तो पूरा टैक्स कर दो, याद ही रखने की जरूरत नहीं है, या तो पूरा छोड़ दो, याद ही करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है जब वहां पे पार्शियली एग्जेम्पशन मिल जाए। पार्शियली एग्जेम्पशन में क्या होता है? आपको एक लिमिट दे देंगे। अच्छा, एक्चुअली इसको इतना रिसीव हुआ है, उसकी सैलरी का 10% निकाल लो, एनुअल सैलरी का इतना ही इसको मिलना चाहिए। अच्छा, 5 लाख तक की ये 3-4 कंडीशन दे देंगे, जैसे कि पहले भी हमने ग्रेचुटी लीव एनकेशमेंट और इन सब में देखा है, पीएफ और में देखा है।
तो यहाँ भी वो चीज़ें याद करने वाली है। सैलरी का चैप्टर थोड़ा-सा बड़ा है और अलग-अलग चीज़ों के लिए अलग-अलग ट्रीटमेंट है और वहाँ पे आपको थोड़ा-सा मेमोराइज़ करना होगा, थोड़ी-सी चीज़ें रिटेन करनी पड़ेगी दिमाग में। तो समझने के साथ-साथ यहाँ दिमाग में याद रखने की भी शक्ति होनी चाहिए, ठीक है ना? तो काजू बादाम खाया करो, याद करने के लिए। नाउ पार्शियली एग्जम्प्ट अलाउंस एग्जम्पशन डिपेंडिंग अपॉन एक्चुअल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे एग्जम्पशन तभी मिलेगी जब आपने एक्चुअली खर्चा किया है। एक्चुअली खर्चा, जैसे मान लेते हो कोई अलाउंस दिया गया 20,000 रुपए तुम्हें देंगे, उसके अगेंस्ट तुमने खर्चा क्या किया? खर्चा किया है तब तो एग्जम्पशन मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी और पूरा का पूरा टैक्स कर देंगे। और फिक्स्ड एग्जम्पशन डिपेंडिंग अपॉन द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, या फिर कई केसेस में फिक्स्ड एग्जम्पशन दे, तुम्हें तो 50,000 मिला है अलाउंस, 20,000 अलाउंस मिला है, लेकिन तुम्हें एग्जम्पशन मिलेगी सिर्फ 10,000 की, तो फिक्स्ड दे दिया। तो ये चीजें हैं। अब सबसे पहले पढ़ते हैं फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। जब फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है उसमें तो सोचना नहीं है, सारे के सारे को पूरा टैक्स कर देंगे। क्या क्या? सैलरी के अलावा, सैलरी में बेसिक सैलरी के अलावा बहुत सारे अलाउंसेज होते हैं और वो हम देखने जा रहे हैं कौन से ऐसे अलाउंसेज हैं जो पूरे तरीके से टैक्सेबल है। तो देखो पहला क्या है, डियरनेस अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस नौकर रखने के लिए, डिप्यूटेशन अलाउंस अपने काम को किसी और को डिलीगेट करना उसके लिए, या फिर आप किसी स्पेशल ड्यूटी पे आए हो तो उसके लिए आपको अलग से पैसा दिया जा रहा है, लंच मील डिनर रिफ्रेशमेंट अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस और फैमिली अलाउंस। ये आपने देखे हैं, ये जो जितने भी टिफिन अलाउंस, वार्डन और डिप्टी वार्डन अलाउंस, प्लानिंग अलाउंस, 11-12 नाम है। इस टाइप की अलाउंस अगर आपको सैलरी में दिख गई तो पूरे तरीके से उसको टैक्स कर दो, बस ये याद रखना है। स्पेशल अलाउंस प्रिस्क्राइब्ड एज एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10, जैसे मैंने बोला था ना, सारी की सारी एग्जाम्पशन किसमें, सेक्शन 10 में, और सारी की सारी डिडक्शन किसमें, सेक्शन 80 में। तो हम पहला सेक्शन 10-14 देख रहे हैं जहाँ पे स्पेशल अलाउंस को एग्जाम्पशन मिली है। अब वो कौन सा स्पेशल अलाउंस है देख लेते हैं। व्हेन एग्जाम्पशन डिपेंड्स अपॉन एक्चुअल एक्सपेंडिचर बाय द एम्प्लॉय, जब एक्सपेंडिचर एक्चुअल खर्चे, मतलब जब एग्जेम्पशन एक्चुअल खर्चे करने पे ही मिलेगी, तो केसेस हम देखने जा रहे हैं वो कौन से हैं। देखो, इन द केस ऑफ गिवन बिलो 6 अलाउंसेस, लोअर ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउड एट डिडक्शन। नीचे के 6 अलाउंसेस देखेंगे, 6 अलाउंसेस देखेंगे जिसमें आपको कितना मिला है अलाउंस, और दूसरा आपने कितना खर्च किया है। मिला है 5,000, खर्च किया है 4,000, तो दोनों में जो लोअर है 4,000 की एग्जेम्पशन मिलेगी। मिला है 5,000, खर्च कर दिया 6,000, तो दोनों में लोअर क्या है, 5,000, तो 5,000 की अलाउंस मिल जाएगी। तो एग्जेम्पशन डिपेंड अपॉन द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय, ठीक है ना। अब देख लेते हैं वो कौन से 6 हैं सर। पहला है ट्रैवलिंग अलाउंस या फिर ट्रांसफर अलाउंस। तो ट्रैवलिंग अलाउंस के नाम से अगर कोई पैसा दिया जा रहा है तो देखो दिया कितना गया है और उसने खर्च कितना किया ट्रैवलिंग अलाउंस ट्रैवल के नाम पे। तो जो दोनों में लोअर होगा उतने की एग्जेम्पशन मिल जाएगी, बाद बाकी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस के लिए कितना पैसा दिया गया। मान लो मुझे इन्होंने भेज दिया हिमाचल, मैं लास्ट कंपनी में बार बार हिमाचल जाता था, उनकी फैक्ट्री वहाँ पे थी, वहाँ पे जाके मैं ऑडिट करता था। तो होटल में स्टे कर रहा हूँ, वहाँ डिनर कर रहा हूँ, या फिर वहाँ जाने का खर्चा है मेरा, तो मैं उनको पूरा बिल बना के देता, भाई तुम्हारा ना 50,000 का खर्चा है। तो वो मुझे कितना दे रहे हैं, वो मुझे 50,000 दे देते थे, तो 50,000 मुझे ट्रैवलिंग अलाउंस दिया और 50,000 की मैंने एक्चुअल एक्सपेंडिचर कर दिए, तो यहाँ पे बचता है जीरो, तो मुझे अलाउंस मिल जाएगा, यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन मैंने उनको बिल दिया 50,000 का, उन्होंने मुझे पैसे दिए 1,00,000 रुपए, तो एडिशनल जो 50,000 है वो क्या है, वो टैक्सेबल है। तो वो सारी चीजें, डेली अलाउंस, सेम पॉलिसी याद रखना, हेल्पर अलाउंस, रिसर्च और एकेडमिक अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस। जैसे मैं उस फैक्ट्री में गया तो मैं देख रहा हूँ यार प्रोडक्शन मैनेजर भी नीले शर्ट में और ब्लू, मतलब हाँ जो लेबर कैटेगरी के जो एक ड्रेस कॉमन कोड होता है उसमें आ रहा है, मैं एक बिल्कुल वैसे गया हूँ कोट पैंट और पहन के बिल्कुल, और वहाँ देख रहा हूँ प्रोडक्शन मैनेजर, टेक्निकल मैनेजर, आईटी मैनेजर सारे मेरे से मिलने आ रहे हैं और सब एक ही ड्रेस में। तो उनको फिर पता चला यार इन सबको ना यूनिफॉर्म अलाउंस भी दिया जाता है, तो भैया ड्रेस सिलवा लो, उसके बदले तुम्हें देंगे हम 5,000 रुपये। ड्रेस अगर तुमने 5,000 का ही सिलवाया है तब तो कोई एग्जामेशन नहीं, मतलब सारी एग्जामेशन है सॉरी। लेकिन अगर 5,000 दिए कपड़े के लिए और आप ड्रेस सिलवा के ला रहे हो 1,000 रुपये की, तो 4,000 क्या है, आपकी टैक्सेबल सैलरी में काउंट हो जाएगा। ठीक है जी, याद है, एक्चुअल एक्सपेंसेस के बेस पे।
1 से 2 बार इन सब चीज़ों को आप देखोगे ना या फिर सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा। तीसरा है पार्शियली एग्जेम्प्ट अलाउंस। यहाँ पे क्या है, पार्शियली एग्जेम्पशन मिलेगी, मतलब यहाँ पे 3-4 लिमिट दे देंगे, उसमें देखेंगे कहाँ फॉल करते हो। वो लिमिट की जो कैलकुलेशन होगी, जो अमाउंट निकलेगा उतने की एग्जेम्पशन दे देंगे, अदरवाइज बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। तो पहला क्या है, व्हेन एग्जेम्पशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द एक्चुअल एक्सपेंस। यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है आपने कितना खर्च किया, आपको दिया गया है एक फिक्स्ड अमाउंट, उसके बाद आप देखेंगे कैलकुलेट करके देखेंगे तुम्हें कितना एग्जेम्पशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कैसे होगा ऐसे केस में, द अमाउंट ऑफ अलाउंस, कितना दिया गया अलाउंस का पैसा, और जो रूल है 2PB, 2BB के रूल के हिसाब से निकालेंगे, और दोनों में जो लोअर होगा उतने की एग्जेम्पशन दे देंगे। बस यही है सैलरी का चैप्टर, सारे के सारे अलाउंस में एग्जेम्पशन ही देखेंगे। पहला देखते हैं हाउस रेंट अलाउंस, HRA। ठीक है, अब HRA में एग्जेम्पशन कितने, मान लेते हैं कि अगर HRA दिया जा रहा है 20,000 पर मंथ, ठीक है, 20,000 गुने 12, तो भाई 2,40,000 तो तुझे दे दिए HRA के नाम पे, तो क्या 2,40,000 पूरे की पूरे सैलरी में ऐड कर दें? आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, मैं तो रेंट भी देता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ, मुझे आपने हाउस रेंट अलाउंस दिया, रेंट पे रहने के लिए दिया है, मैं रेंट पे रहता हूँ इसलिए तो आपने मुझे HRA दिया। तो अच्छा, तो आप बोलोगे नहीं है 2,40,000 पूरा का पूरा मेरी सैलरी से घटना चाहिए, तो टैक्स देना पड़ जाएगा, मैं टैक्स नहीं देना चाहता सरकार को, इतनी मेहनत करके मैं पैसा कमाता हूँ दिन रात मेहनत करके। तो वो बोलेंगे बेटा रुक, देख लेते हैं। हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्यूरिंग पीरियड विच रेंटल अकोमोडेशन एक्यूपाइड बाय द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। हाउस रेंट अलाउंस जो आपको दिया गया है वो ले लेंगे। द एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का 10% निकाल लेंगे, सैलरी का 10% निकाल देंगे, और उसके बाद देखेंगे आपने रेंट कितना पे किया है। मान लेते हैं सैलरी का 10% आ गया 1,00,000, ठीक है, 10,00,000 आपकी सैलरी है, 10% निकाल लेते हैं तो 1,00,000 सैलरी आ गया। उसके बाद आपने रेंट कितना पे किया, यार मैंने रेंट तो 2,00,000 रुपए पे कर दिया है, तो एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, तो यहाँ पे एक्सेस क्या है, एक्सेस है 1,00,000, तो सेकंड वाले कॉलम के लिए 1,00,000 निकल के आ गया अमाउंट। और हाउस रेंट अलाउंस रिसीव कितना है, आपको कंपनी ने दिया है 2,50,000 रुपए। अच्छा, कंपनी ने 2,50,000 रुपए दिया, तो पहले कॉलम में कंपनी ने जो पैसा दिया वो आ गया, दूसरे कॉलम में 10 एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी आ गया। अच्छा जी, एक्सेस रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी 1,00,000 है, और एक्सेस मैंने रेंट पे किया है 2,00,000, तो एक्सेस मैंने यहाँ पे 1,00,000, तो दो लिमिट आ गई। तीसरा क्या है, एन अमाउंट इक्वल टू 50% ऑफ सैलरी, सैलरी का 50% निकालो, वेयर रेजिडेंशियल हाउस इज सिचुएटेड इन मुंबई, मुंबई में अगर आपका रेजिडेंशियल हाउस है, कोलकाता है, दिल्ली और चेन्नई, 4 मेट्रो सिटीज है, तो एक तरीके से मेट्रो सिटीज में अगर आप रहते हो, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, तो 50% ऑफ सैलरी निकालो। एंड अगर आप किसी दूसरे जगह रहते हो तो वहाँ पे 40% ऑफ सैलरी निकाल लो। अच्छा, सैलरी तो वैसे ही मेरा पूरे साल का मैं 10,00,000 बोल रहा था, उसका 50% तो 5,00,000 आ गया, कितनी की डिडक्शन मिलेगी सर, यहाँ पे 2,50,000 मुझे मिले, 1,00,000 इस वाली से कैलकुलेशन आ गया, और यहाँ 5,00,000 आ गया। तो भैया यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इन तीनों में जो सबसे कम अमाउंट आ रहा है 1,00,000 आ रहा है, तो इतने की एग्जाम्पशन आपको मिल जाएगी। अगर सर हम रेंट पे रहते ही नहीं है, तब तो भैया पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा, ठीक है ना, ये उनके लिए है जो रेंट पे रहते हैं। नोट्स, सैलरी फॉर द पर्पस, अब यहाँ पे सैलरी जो निकालना है ना 10% ऑफ सैलरी, तो सैलरी में क्या लेंगे, तो सैलरी में लेंगे बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, इफ टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड, दिया होगा क्वेश्चन में, प्लस कमीशन, ये तीन चीजें तो हमेशा ही लेते हैं, कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, कि अगर 1 करोड़ का टर्नओवर कर दिया तो ये 5% दे देंगे, तो 1 करोड़ का 5%, 5,00,000, तो सैलरी 10,00,000 है, 5,00,000 यहाँ से आ गया, 15,00,000, ठीक है, तो ये सैलरी है। ड्यू बेसिस पे, सैलरी ड्यू बेसिस पे ले लेंगे, कि 12 महीने तूने काम कर दिया तो 12 महीने तुझे सैलरी मिल जाएगी, ठीक है, चाहे 2 महीने बाद ही सैलरी एक्चुअल में रिसीव हो। ड्यू बेसिस का मतलब ये होता है कि आपने 30 दिन काम कर लिया, तो आप बोलोगे ना कंपनी से, भैया 1 महीने की सैलरी तेरे ऊपर ड्यू हो गई है, चाहे तू 2 महीने बाद दे, वो सारी चीजें। एग्जाम्स, आप किसी, मान लो किसी रेंट के घर में रहते हो, आप 1 महीने का रेंट आप नहीं दोगे, नहीं दोगे तो क्या दूसरे महीने वो बोलेगा कि पिछले महीने के रेंट को भूल जाए, नहीं, रेंट तो ड्यू बेसिस पे देना होता है, दूसरे महीने में ही नहीं दोगे तो 2 महीने का रेंट ड्यू हो गया, तीसरे महीने में जाके 3 महीने का रेंट दे दो। तो आप तीसरे महीने जब रेंट पे करोगे तो आप उसको ये थोड़ी ना बोलोगे 1 महीने का रेंट है, नहीं, ये तो 3 महीने का रेंट है, 3 महीने से रेंट ड्यू होता आ रहा था, ठीक है। एग्जाम्पशन इज डिनाइड, एग्जाम्पशन को मना कर दिया जाएगा वेयर एन एम्प्लॉय लिव्स इन हिज ओन हाउस, मैं कह रहा हूँ वो अपने ही घर में अगर रहता है, रेंट पे है ही नहीं,
तो हाउस रेंट अलाउंस का किस बात का डिडक्शन भाई? और इन अ हाउस फॉर विच डज नॉट पे एनी रेंट, या फिर ऐसे घर में रह रहा है जहाँ का रेंट ही कुछ नहीं दे रहा है, ठीक है ना, विच डज नॉट एक्सीड 10% ऑफ सैलरी। तो बस इतना याद रखना, रेंट पे नहीं रहता तो नहीं मिलेगी एग्जाम्शन। आई बात समझ में? एक एग्जाम्शन, एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। एन हु रिजाइड इन गुड़गांव गेट्स ₹60,000 पर मंथ। रेन, एक एन बंदा है, 60,000 पर महीने इसको सैलरी मिल रही है बेसिक पे। ही गेट्स डियरनेस अलाउंस 17%। तो ये 60,000 हो गया, इसका 17% और निकाल लो। 60,000 गुने 12 कितना होता है? 12×6 = 72। 7,20,000, 17% इसका निकालो तो 1,22,400। अभी तो हम इसकी सैलरी कंप्यूट कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड जो फॉर्मूला है ना, रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी, तो सैलरी में क्या क्या लेंगे? बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। तो हमने बेसिक सैलरी ले लिया 7,20,000, 1,22,400 उसका डियरनेस अलाउंस ले लिया, और यहाँ पे है he gets ₹9,000 per month as house rent allowance, though he actually paid ₹12,000 per month as rent। उसको कंपनी की तरफ से और क्या मिल रहा है? 9,000 इंटू 12 तो 1,08,000। 1,08,000 तो उसको एक्चुअली में रिसीव हो गया, ठीक है सर। उसके बाद आगे चलते, लेकिन वो एक्चुअल में दे कितना रहा है? ही रिसीव्स और एडवांस सैलरी, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कहाँ गए हम? रेंट अलाउंस 12,000। अच्छा, वो एक्चुअल में दे रहा है 12,000। हमें तो एक्चुअल में क्या लेना देना है भाई? तो 12,000 कुछ भी, तो मतलब 1,44,000 वो एक्चुअल में दे रहा है, लेकिन कंपनी से उसको मिला है 1,08,000 रुपये। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 he received 60,000 एडवांस सैलरी ऑफ अप्रैल 2020। अब 19-20 में उसको एडवांस सैलरी भी मिल गई, तो हमने पहले भी देखा था, सैलरी मिल गई ना उसको, तो वो भी कंसिडर कर लेंगे उसकी सैलरी में। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो अब निकाल लो कि हाउस रेंट अलाउंस कितना एग्जम्प्ट होगा। तो 7,20,000 उसकी बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस और एडवांस सैलरी भी आ गया, ठीक है ना। और एच आर ए यहाँ पे कितना लेंगे, यहीं पे तो पूरा सवाल है भाई। क्या सर उसको एच आर ए 1,08,000 ले लें उसकी सैलरी में? तो इसका मतलब तुम तो पूरा का पूरा टैक्स कर रहे हो भाई, एग्जाम्शन नहीं दोगे क्या उसे? तो एग्जाम्शन की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एग्जाम्शन की क्या कैलकुलेशन करनी है? 3 कंडीशन है, और तीनों में जो सबसे कम है उतने की एग्जाम्शन दे देंगे। तो 1,08,000 में से वो जो अमाउंट तीनों में से कम निकलेगा वो माइनस कर देंगे, और जो बैलेंस बचेगा उसको टैक्स कर देंगे। तो देखो, आउट ऑफ 1,08,000 रुपीज रिसीव्ड एज एचआरए, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज अगेन। इन तीनों में से जो कम है, एक्चुअल में रिसीव हुआ 1,08,000, उसकी टोटल सैलरी कितनी है? इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी। तो उसकी टोटल सैलरी कितनी है? देखो, 1,44,000 माइनस कर देंगे जो उसने एक्चुअल में रेंट पे किया है। तो इन एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10 लाख, 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी के से ज्यादा जो उसने रेंट पे किया है वो 59,760 है। और 40% ऑफ सैलरी, क्योंकि ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में तो रहता नहीं है, तो फिर 8,42,400 इसकी पूरी सैलरी मिली है पूरे साल की, उसका 40% निकाल लेंगे। तो इन तीनों में कम क्या है? 59,760, ठीक है। तो मैंने बताया ना कि ये वाला पोर्शन देखो ध्यान से देखना, उसने 12,000 पे किया इंटू 12, तो 1,44,000 तो उसने रेंट पे कर दिया। लेकिन फॉर्मूला क्या है कि उसका 10% ऑफ सैलरी कितना निकलता है? तो देखो, उसकी एनुअल सैलरी 8,42,400 है, एनुअल सैलरी 8,42,400 है। तो देखो 7 और 1 8, हम उसकी कैलकुलेशन के लिए जो 10% ऑफ सैलरी की कैलकुलेशन के लिए सिर्फ ये लेंगे, फॉर्मूले में लिखा हुआ था बेसिक सैलरी, डीए और प्लस कोई टर्नओवर वाला, तो दो ही चीज़ें दी गई है। तो 8,42,400 है, तो इसका 10% निकाल लो, तो ये आ गया 84,240। तो इन तीनों में कम क्या है? 59,760, इतने की एग्जाम्शन दे देंगे। तो आप देखो यहाँ पे जब हम उसकी सैलरी में लेंगे तो एच आर ए का पूरा नहीं लेंगे, 1,08,000 में से माइनस कर देंगे 59,760, और बोलेंगे तेरा 48,240 ही टैक्सेबल है, और ये ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। तो ये था आपका हाउस रेंट अलाउंस। अब आगे चलते हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस। इसमें भी लिमिट दी जाएगी क्योंकि पार्शली वाला एग्जाम्शन है। एंटरटेनमेंट अलाउंस में क्या है? देखो, इट इज फर्स्ट इंक्लूडेड इन सैलरी इनकम, पहले इसको सैलरी में इंक्लूड कर लो अंडर द हेड अलाउंसेस, एंड देयर आफ्टर अ डिडक्शन इज गिवन, उसके बाद डिडक्शन मिल जाएगी। इन द केस ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज ऑफ लोकल अथॉरिटी इन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, इसमें जो लोकल अथॉरिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है या फिर ऐसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है वो भी आ जाते हैं।
एंटरटेनमेंट अलाउंस इज नॉट डिडक्टेबल, एंटरटेनमेंट अलाउंस में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, इट इज फुली टैक्सेबल, ये पूरे तरीके से टैक्सेबल है। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या है, इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग डिडक्टेड, इसमें फिर 3 लिमिट याद करनी होगी, 5,000, 20% ऑफ बेसिक सैलरी और अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस ग्रांटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस, और कितना उसको अमाउंट मिला है। तीनों में जो कम है, तीनों में जो कम है उतने की एग्जेम्पशन मिल जाए। मान लेते हैं इसको मिला है 10,000, ठीक है, और इनमें तीनों में से अगर तीनों की कैलकुलेशन करके देखते हैं, ये 5,000 है, ये 8,000 आ गया, ये आ गया 10,000, तो तीनों में कम क्या है, 5,000, तो 10,000 में से 5,000 माइनस कर दो, 5,000 को टैक्स कर देना, ठीक है जी। थर्ड है अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज वर्किंग इन एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अगर किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कोई काम कर रहा है, ठीक है, उसको ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय कहेंगे या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए एम्प्लॉय अलाउंस दिया जा रहा है। इट इज एन अलाउंस ग्रांटेड टू द एम्प्लॉय वर्किंग इन एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम कर रहा, बसेज हैं, डिपो है, ट्रक है, इस टाइप के किसी बिजनेस में, तो उसको अपनी ड्यूटी करने के लिए पैसे दिए जाते हैं, क्योंकि बेचारे अगर ट्रक भी चला रहे हैं तो कई महीनों तक चला रहे होते हैं, ठीक है ना, एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहे होते हैं, तो ऐसे केस में अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन इज 70% ऑफ सच अलाउंस और ₹10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर, जितना पैसा उसको दिया जा रहा है उसका 70% निकाल लो, या फिर 10,000 पर मंथ का विच एवरेज लोअर, जो दोनों में कम निकलता है उतने की उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो ये था अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज वर्किंग इन एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करने वाले को अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जा रहा है तो ये एग्जाम्पशन है, और एक नॉर्मल है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मुझे भी दिया जाता है वैसे ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए, उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोलेंगे। इट इज ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉई टू मीट हिज एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पस ऑफ कम्यूटिंग बिटवीन प्लेस ऑफ रेजिडेंस एंड प्लेस ऑफ ड्यूटी, मुझे घर से लेके अपने प्लेस ऑफ ड्यूटी पे जाने के लिए जो भी मेरा खर्चा होता है उसके लिए वो लोग मुझे पैसा देते हैं, और अगर वो 3,200 पर मंथ तक देते हैं तो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उससे ज़्यादा देते हैं तो उसमें से 3,200 माइनस कर दूंगा और जो अमाउंट आएगा वो उसको हम टैक्स कर देंगे। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन इज लिमिटेड ₹3,200 पर मंथ इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय हु इज ब्लाइंड और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकेप्ड इन केस ऑफ एनी अदर एम्प्लॉय इज नील। तो देखो अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन क्या है, 3,200 पर मंथ अगर एम्प्लॉय ब्लाइंड और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकेप्ड है, मतलब अपंग है, ठीक है, और अगर अदर एम्प्लॉय है तो नील, कोई डिडक्शन नहीं है। इट इज टू बी नोटेड दैट एक्सपेंडिचर फॉर कवरिंग द जर्नी बिटवीन ऑफिस एंड रेजिडेंस इज नॉट ट्रीटेड एक्सपेंडिचर इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी ऑफ ऑफिस। यहाँ पे क्या माना जा रहा है, ये याद रखना पड़ेगा कि भाई ये जो रेजिडेंस से अपने ड्यूटी के ऑफिस तक जाने के लिए, ऑफिस से प्लेस तक जाने के लिए जो तुम खर्चा कर रहे हो वो माना नहीं जाएगा कि वो पर्सनल खर्चा है या फिर वो एक्सेस एक्सपेंडिचर है, वो मान लिया जाएगा वो आपको करना ही है, भाई घर से उठा के तो किसी को ले नहीं जा सकता, तो यहाँ पे बस हैंडीकैप्ड के लोगों के लिए एग्जेम्पशन दी गई है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ठीक है, इफ एनी एम्प्लॉय गेट्स चिल्ड्रन एजुकेशन, अगर किसी एम्प्लॉय को बच्चे पढ़ाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, देन ही इज एंटाइटल्ड टू क्लेम एग्जेम्पशन, तो उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, और एग्जेम्पशन कितनी रहेगी, ₹100 पर मंथ। बताओ यार, बच्चे की पढ़ाई में 100 रुपये लगते हैं, बहुत कम एग्जेम्पशन है। तो अगर मान लेते हैं उसको बच्चे की पढ़ाई के लिए 2,000 रुपये मिल रहा है तो बस 100 रुपये पर मंथ घटा सकता है, टू है मैक्सिमम टू चिल्ड्रन, मतलब 2 ही बच्चे तक ये एग्जेम्पशन मिलेगी, अदरवाइज तो एक पूरे साल में एक बच्चे के लिए 1,200, दूसरे बच्चे के लिए 1,200, पूरे साल में 2,400 की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। उसके ऊपर अगर कोई पैसा रिसीव कर रहा है तो फिर उसको टैक्स कर दिया जाएगा, ठीक है, ग्रॉस सैलरी में ले लेंगे। हाउस हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, हॉस्टल में रह रहा है कोई एम्प्लॉय है, वो हॉस्टल में रह रहा है तो उसके हॉस्टल के खर्चे को कवर करने के लिए 300 रुपये पर महीने दिया जाएगा। बताओ 300 रुपये में कौन सा हॉस्टल है यार, पर मंथ पर चाइल्ड, बच्चों के लिए, बच्चे अगर उसके हॉस्टल में रहते हैं तो 300 रुपये एक बच्चे के लिए, तो 2 बच्चे के लिए 600 गुने 12, 7,200 का। तो ये छोटी छोटी एग्जाम्पन है। नाउ ट्रिबल और शेड्यूल्ड एरिया अलाउंस, मतलब अगर एम्प्लॉय ऐसे एरिया में पोस्टेड है जहाँ पे ट्रिबल एरिया है, जहाँ पे क्या कहते हैं उसको, जनजाति के लोग, ठीक है ना, जैसे यूपी, एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और त्रिपुरा, ऐसी जगह में अगर किसी ऐसे इलाके में शेड्यूल एरिया है, ट्राइबल एरिया जहाँ पे फैसिलिटीज कम होती हैं, अगर वहाँ कोई बंदा पोस्टेड है उसको 200 रुपये पर मंथ की एग्जिबिशन मिलेगी, बहुत कम है। नाउ अंडरग्राउंड अलाउंस, ये अंडरग्राउंड अलाउंस कैसे होते हैं, जो लोग अंडरग्राउंड माइंस में काम करते हैं, जैसे कोयले की खदान है, खान, उसके अंदर जाते हैं,
बड़ा सा कैप पहन के, फिल्मों में देखो KGF में, KGF पूरा का पूरा कोयले की खान पे ही तो बेस्ड है मूवी, तो उसके अंदर जाते हैं, कितना रिस्क रहता है। तो ऐसे लोगों को एग्जेम्पशन दिया जा रहा है कि अगर आपको अंडरग्राउंड अलाउंस अलग से दिया जा रहा है तो 800 रुपये पर मंथ की एग्जेम्पशन आप ले सकते हो। हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस, ये ऐसा है जैसे कि आर्मी होते हैं ना, आर्मी पर्सन होते हैं, इंडियन आर्मी, आर्म्ड फोर्सेस के जो लोग होते हैं, उनको ऐसी जगह पोस्टिंग कर दी जाती है जहाँ पे बहुत टफ होता है। आज ही मेरे ब्रदर इन लॉ ने एक पिक शेयर किया है जहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, बर्फबारी हो रही है बहुत ज़्यादा, निकल भी नहीं सकते। देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब उनसे बात करता हूँ तो बताते हैं कि अब बहुत टफ होती है वहाँ की लाइफ, और हम लोग यहाँ सेफ है ऐसे लोगों की वजह से, या ऐसे सैनिकों की वजह से, इंडियन आर्मी की वजह से। तो इन लोगों को स्पेशली एडिशनल पैसा दिया जाता है, 4200 पर मंथ की एग्जेम्पशन मिल जाएगी अगर आप, इनको दिया जा रहा है कि आप ऐसे एरिया में काम करो जहाँ पे जीवन ही बहुत मुश्किल है। तो हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस, उसमें से जो भी पैसा मिल रहा है तो 4200 रुपये पर मंथ उनको माइनस कर देंगे, एग्जेम्पशन मिल जाएगी, ठीक है। आइसलैंड ड्यूटी अलाउंस, ये अब कोई आइसलैंड पे, अंडमान निकोबार द्वीप पे जाके काम कर रहा है तो 3250 पर मंथ की उसको एग्जेम्पशन दे देंगे। अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया, कोई आउटसाइड इंडिया रह रहा है उसको अगर किया जा रहा है तो पूरे तरीके से एग्जेम्प्ट है, पूरा का पूरा अलाउंस मिल जाएगा। अलाउंस रिसीव फ्रॉम UN, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से कोई अलाउंस मिल रहा है तो कोई टैक्स नहीं है। अलाउंसेस टू हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस, अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस को अलाउंस दिया जा रहा है तो कोई टैक्स नहीं है। अलाउंसेस टू चेयरमैन मेंबर ऑफ UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस, जो IAS IPS का एग्जाम कंडक्ट करती है, ऐसे लोगों को कोई भी अलाउंसेस दिया जा रहा है उनके मेंबर को, तो कोई टैक्स नहीं है, पूरे तरीके से एग्जेम्पशन है। ये हमने देख लिए अलाउंसेस, ठीक है, अलाउंसेस देख लिए। अब हम देखेंगे आगे परक्यूजिट्स, तो क्या हम इसी वीडियो में पढ़ें परक्यूजिट्स को भी या फिर नेक्स्ट वीडियो में? आई होप 26 मिनट का हो गया, आधे घंटे का लेक्चर मैक्सिमम मैं रखता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, परक्यूजिट को भी समझेंगे। अगर अभी तक कुछ समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट सेक्शन में बता देना कि भाई तूने सही पढ़ाया है, मुझे कुछ समझ में आया है, और नहीं आया समझ में तो भी बता देना भाई तू मेहनत बेकार कर रहा है, नहीं आ रहा कुछ समझ में, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।